आदिवासी समाज के लोग हैं, तो कुछ लोगों ने जो वोट दिया है विपक्ष के लोगों ने, ये मान करके कि अगर हम द्रौपदी जी को वोट नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज के लोग हमें साथ नहीं देंगे। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप कस करके जंग लड़ेंगे और निश्चित रूप से 2024 के पहले जंग होगी और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा बहुजन समाज एकजुट होगा। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और आज यहां से मेरे पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं जिसमें मांगे उठाई जा रही हैं, पहली तो जाति आधारित जनगणना की और दूसरी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। मेरे साथ इस वक्त सावित्रीबाई फुले हैं जो एक समय में बीजेपी में रहीं और उसके बाद क्योंकि लगातार बीजेपी में होते हुए भी सवाल करती थी दलितों और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए, उनके हकों की आवाज़ को उठाती थी, जिसकी वजह से शायद इनका ये रवैया बीजेपी को रास नहीं आया और बीजेपी से उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। और मैम, आप लोग जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार है जो सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों से उनकी जाति पूछ रही है, ऐसे में आपकी मांग कैसे मानेगी सरकार? बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में भारत के बहुजन समाज के लिए बहुत सारे कानून बना करके, विभाग बना करके उन्होंने नौकरी की व्यवस्था दी थी, जिसको बहुत बारीकी से समाप्त करते जा रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग पूरे भारत के लोग कर रहे हैं, पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस बीजेपी की सरकार एक साजिश के तहत जातीय जनगणना नहीं करा रही है, जिससे कि जाति समाज के लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितनी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी उनको मिल जाएगी। इसलिए एक साजिश के तहत जातीय जनगणना वो नहीं कराना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते उन्होंने मांग की है। और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि जातीय जनगणना की मांग होनी चाहिए और भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी उनको मिलना चाहिए। आज जिनका परसेंटेज भारत में कम है, सबसे ज़्यादा चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या विधायिका में भी मैं देख रही हूँ, सुरक्षित सीट आरक्षित सीटों को छोड़ करके सभी सीटों पर लगभग वही लोग विराजमान हैं। मंत्रिमंडल में भी देखा जाए, कार्यपालिका में भी देखा जाए, न्यायपालिका में भी देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होनी चाहिए उन लोगों का नहीं है। लेकिन मैम, सेना में आरक्षण जैसी कोई चीज़ है नहीं, लागू होता नहीं आरक्षण, तो ऐसे में सैनिकों की जाति जान के उनका सर्टिफिकेट, जाति आधारित उनका सर्टिफिकेट लेके सरकार क्या प्रूफ करना चाहती है, क्या जानना चाहती है? देखिए, बीजेपी आरएसएस की सरकार ही जाति बना करके समाज के लोगों को बांटने का काम किया है। अब जैसे जैसे समाज के लोग जागरूक हुए हैं कि हमारी जाति जनगणना करके और हमको बताया जाए कि हमारा परसेंटेज क्या है और उस आधार पे हमको नौकरी में, रोजगार में, हर जगह पर हमको बराबर की भागीदारी दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने जाति बनाई वो लोग जहाँ हमारे अधिकार की बात आती है वो अधिकार नहीं देना चाहते, बल्कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारे जो समाज के लोग हैं उनको गुमराह करके उनका वोट लेने की राजनीति करती है। मैंने तो देखा है कि तमाम जाति के नाम पर उन्होंने मंत्री बनाया। जब चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस चुनाव के मौके पर जातीय मंत्री बना करके और समाज के बीच में टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में एक प्रचार किया जाता है कि हम इतनी जाति के लोगों को मंत्री बनाया और इतनी जाति इसलिए कि हमको उस जाति के लोगों को वोट मिलना चाहिए। लेकिन जब उनकी भागीदारी की बात आती है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो और चाहे वो न्यायपालिका में हो, तो वो मुकर जाते हैं, इसलिए कि तब उनको जाति नहीं दिखाई देती। केवल वोट लेने की बात आती है तब उनको केवल जाति दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है ये कहते हुए कि दलितों का सम्मान नहीं है बीजेपी में और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार में, और आपने भी जब इस्तीफा दिया था तो यही कारण कुछ रहे थे आपके भी। आपको लग रहा है कि अब इस तरीके से जो इस्तीफे आ रहे हैं दलित समाज समझेगा और बीजेपी को वोट नहीं देगा? देखिए, आज जो बड़े पैमाने पर
दलित समाज के लोग अपने अधिकारों से जो वंचित हैं, जो उनका अधिकार छीना जा रहा है, संविधान में कानून को ख़त्म किया जा रहा है, नौकरियों में आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म की जा रही है, ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था जो ख़त्म की जा रही है, निश्चित रूप से समाज के लोग समझ रहे हैं। और जो अभी मंत्री जी ने जो इस्तीफा देने की बात हुई, इस्तीफा उन्होंने गृह मंत्री को दिया और फिर उन्होंने फिर वापस ले लिया। कहीं न कहीं लोग स्वार्थ में पड़े हैं। अगर निष्पक्ष भाव से इसकी आवाज़ को विधानसभा में मंत्री रहते अगर वो विधानसभा में उठाते तो इससे पूरे देश और पूरे बहुजन समाज के लोगों को एक गर्व महसूस होता कि एक हमारा समाज वो अनुसूचित वर्ग का समाज है और वो मंत्री रहते कम से कम हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठा रहे हैं, हमारी अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो अपने स्वार्थ के लिए एक मंत्री रहते, बीजेपी में मंत्री हैं और इसके बावजूद उनके अधिकारी बात को अनसुनी करता है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस नाते कि मैं अनुसूचित जाति का हूं और अनुसूचित जाति होने के नाते मेरी बातों को अनसुनी की जा रही है, हमारी बात को प्रशासन के लोग नहीं मान रहे, हमें बैठकों में नहीं बुला रहे हैं। मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है या कोई भी ऐसे अधिकारियों की बैठक होती है तो वो बैठक में उस विभाग से संबंधित हमें नहीं बुलाया जाता है, इस नाते कि मैं अनुसूचित जाति के हूँ। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जब संविधान की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, आज़ादी की बात आती है, तब ये धर्म पर उनको गुमराह करने का काम करते हैं। और जब उनको प्रतिनिधित्व पर उनको बैठाते हैं तो फिर उनको वो अधिकार छीन लेते हैं जिसका आवाज़ उन्होंने बुलंद किया कि हमारे अधिकारों हम एससी होने के नाते हमको अनसुनी किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भारत के संविधान के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन वही बीजेपी अपना राष्ट्रपति कैंडिडेट जब देती है तो वो एक आदिवासी महिला को बनाती है। लेकिन वही बीजेपी जब अपना कैंडिडेट देती है राष्ट्रपति के लिए तो एक आदिवासी महिला को चुनती है। देखिए, बीजेपी आरएसएस की सरकार ने जो आदिवासी राष्ट्रपति को जो उन्होंने बनाने के लिए जो घोषणा किया, एक साजिश थी। इस बार विपक्ष के लोग बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति अपना बनाना चाहते थे कि संविधान को मानने वाला, संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने वाले व्यक्ति, संविधान के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, संविधान के खिलाफ जो लोकसभा में बिल पास हो रहे हैं उस बिल का विरोध हो, ऐसा ये 2 साल से लगभग लगातार चल रहा है कि ऐसा राष्ट्रपति हम सब बनाएंगे। क्योंकि रामनाथ कोविंद जी को भी इन्होंने एससी होने के नाते इनको बनाया, लेकिन बनाने के बाद इनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मैं तो कहती हूँ राष्ट्रपति जी को, रामनाथ कोविंद जी को, उनको मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो हम संविधान से वहाँ राष्ट्रपति बन करके गए थे, उनको संविधान को नमन करना चाहिए, उनको संविधान से सीख लेना चाहिए। लेकिन आज जो द्रौपदी जी को उन्होंने जो जनजाति की हैं द्रौपदी जी, उनको राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार बनाया, ये कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों को कमज़ोर करने के लिए कि हर क्षेत्र में कहीं न कहीं आदिवासी समाज के लोग हैं, तो कुछ लोगों ने जो वोट दिया है विपक्ष के लोगों ने, ये मान करके कि अगर हम द्रौपदी जी को वोट नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज के लोग हमें साथ नहीं देंगे। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना उस प्रदेश में उस आदिवासी समाज का वोट लेने के लिए एक साजिश की है बीजेपी आरएसएस की सरकार। इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो रणनीति ही बना करके कैसे ये पहले 20 साल की भावनाओं को समझते हुए ये रणनीति तय करते हैं, जिसके नाते आज विपक्ष फेल हुआ है। लेकिन मैं कहती हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग आज भी मजबूत हैं और निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए कमर कस करके जंग लड़ेंगे और निश्चित रूप से 2024 के पहले जंग होगी। और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा बहुजन समाज एकजुट होगा।